गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारा सोशियोलॉजी लेक्चर 11th सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं भी सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन, हमने जो एक चैप्टर स्टार्ट किया था तो हम टॉपिक्स खत्म करते जा रहे हैं। जैसे मॉडर्निटी खत्म किया, सोशल चेंज इन यूरोप एंड एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी खत्म किया, उसके बाद स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी खत्म किया। देन सोशियोलॉजी एंड अदर साइंसेज के साथ क्या रिलेशन है, सोशियोलॉजी का अदर सोशल साइंसेज के साथ क्या रिलेशन है, तो हमने उसमें खत्म किया सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। तो आज टर्न है सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री की। तो ये देखिए, सोशियोलॉजी इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेज, ऑल सोशल साइंसेज। तो कैसे वहां से इनपुट्स मिल रही हैं सोशियोलॉजी को। तो सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री as a mother of social sciences, sociology has a close and intimate relationship with all other social sciences. Accordingly, it has a close relationship with the history because present society bears the symbol of past. अब सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री में रिलेशन क्या है? कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री में रिलेशन क्या है। तो हमने देखा भी सोशियोलॉजी का अदर सोशल साइंसेस के साथ रिलेशन है, लेकिन सोशियोलॉजी का हिस्ट्री के साथ एक स्पेशल रिलेशन है। तो वो स्पेशल रिलेशन क्या है और वो कैसे है, तो आज सारा कुछ डिटेल में हम स्टडी करेंगे। वेस्टर्न सोसाइटी में कैसा हुआ, पेपर 1 में और पेपर 2 में थिंकर्स का कैसे हिस्ट्री को सोशियोलॉजी से उनने कनेक्ट किया, वो सब चीजें हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एज ए मदर ऑफ सोशल साइंसेज, सोशियोलॉजी हैज ए क्लोज एंड इंटीमेट रिलेशनशिप विद ऑल अदर सोशल साइंसेज, बट सोशियोलॉजी का हिस्ट्री के साथ क्लोज रिलेशनशिप है बिकॉज प्रेजेंट सोसाइटी बियर द सिंबल ऑफ। तो प्रेजेंट सोसाइटी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हिस्टोरिकल चीजें हैं। फर्स्ट एग्जांपल, कास्ट सिस्टम इन इंडिया। तो कास्ट सिस्टम इन इंडिया तो कहां से, देखिए अर्ली वैदिक एज से स्टार्ट हुआ था, जब डिवीजन ऑफ लेबर, कास्ट सिस्टम था, वर्ण सिस्टम था। तो वर्ण सिस्टम में ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो ये कास्ट सिस्टम क्या है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। लेकिन आज हिस्टोरियंस, आज जो सोशियोलॉजिस्ट है इस पे कास्ट सिस्टम पे कितना कुछ लिख रहे हैं। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जीएस गुरे, ये नाम नोट करते जाइए, जीएस गुरे, लुई डुमो, एम.एन. श्रीनिवास, आंद्रे बेटे। तो ये देखिए कितने जो ये सोशियोलॉजिस्ट है आज, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है, वो कास्ट सिस्टम पे लिखते हैं। लेकिन कास्ट सिस्टम क्या था, हिस्टोरिकल फैक्ट था। तो अर्ली वैदिक एज में क्या था, जो कास्ट सिस्टम था वो वर्ण सिस्टम था, और कास्ट जो वर्ण सिस्टम था बड़ा ही फ्लेक्सिबल सिस्टम था। मीन जैसे आज का जो कास्ट सिस्टम है वहां पे बर्थ के बेसिस पे डिसाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। भी अगर बर्थ अपर कास्ट में हुआ तो उस हिसाब से प्रिविलेजेस, अगर लोअर कास्ट में हुआ है तो उस हिसाब से डिसेबिलिटी, जो भी प्रिविलेज नहीं है। लेकिन अर्ली वैदिक एज में ऐसा नहीं था। अर्ली वैदिक एज में कास्ट सिस्टम किसके बेसिस पे था, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, मेरिट के बेसिस पे था कास्ट सिस्टम। तो अब देखेंगे आप, जब जो महर्षि वाल्मीकि थे, अगर वो देखे जाए, अगर वर्ण सिस्टम के साथ देखे तो उनका बर्थ किस में हुआ था, शूद्र वर्ण में हुआ था, लेकिन वो बाद में क्या बने, सुप्रा ब्राह्मण। ऐसे ही महर्षि कश्यप और महर्षि विश्वकर्मा, वो क्या थे, क्षत्रिय थे, लेकिन बाद में क्या बने, किंग बने। क्षत्रिय थे लेकिन बाद में क्या बने, ब्राह्मण बने। और ऐसे ही महाराज परशुराम, वो क्या थे, ब्राह्मण थे, लेकिन बाद में क्या बने, क्षत्रिय बने। तो जो कास्ट सिस्टम था पास्ट में, जो वर्ण सिस्टम था, वो बड़ा ही फ्लेक्सिबल था, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। लेकिन लेटर वैदिक एज में क्या हुआ ऐसा, तो लेटर वैदिक एज में जो वर्ण सिस्टम था वो कास्ट सिस्टम में कैसे चेंज हुआ, क्योंकि जहां पे अगर आप देखोगे 1000 बीसी पे जो थी वो ट्रांजिशन हुई थी। तो 1000 बीसी पे ऐसा क्या हुआ था, वहां पे हुई थी आयरन की डिस्कवरी। आयरन की डिस्कवरी हुई, दो चीजें बनी, प्लो एंड एक्स बना, जंगल को काटते गए, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई, सेटल्ड हुई, तो सरप्लस प्रोडक्शन होने लगी, और जिसके कारण काफी ज्यादा न्यू
जो थी जॉब्स डेवलप हुई जिनको करने के लिए कास्ट सिस्टम इवॉल्व हुआ। तो अब जो कास्ट सिस्टम हम स्टडी करते हैं, पास्ट में कास्ट सिस्टम कैसे था, प्रेजेंट में कास्ट सिस्टम कैसे था। जैसे पास्ट में एम एस श्रीनिवास ने बताया कास्ट सिस्टम कैसे था, संस्कृताइजेशन का कंसेप्ट दिया जब कास्ट सिस्टम को स्टडी किया। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स संस्कृताइजेशन स्टडी कर रहे हैं। तो देख सोशियोलॉजी का कास्ट के जो सोसाइटी है उसमें जो सिंबल ऑफ पास्ट है उनको हम स्टडी कर रहे हैं। ऐसे ही एक कंसेप्ट था, कंसेप्ट ऑफ सिविल लाइंस। अगर आपने देखा होगा जो सिविल लाइंस आजकल हर एक मेजर सिटी में होता है, तो सिविल लाइंस क्या है, आर द डेजिग्नेटेड neighborhood developed during the British Raj for the senior civilians like divisional commissioner and district magistrate. These townships were built all over the Indian subcontinent and were allotted to civil officers in the respective countries. तो सिविल लाइंस, तो मतलब ये सिविल लाइन क्या है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, लेकिन आज इसको सोसाइटी में ये आज भी है। और एक रिसेंट जो आप देख रहे होंगे, ये देखिए जो हिस्टोरिकल स्टैच्यूज है, अभी जो ये मूवमेंट चल रही है ब्लैक लाइव्स मैटर, तो जो हिस्टोरिकल सिंबल हैं सोसाइटी में, ये जो ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट है, ये किसके साथ है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ये टॉपिक है हमारा। और जब पॉलिटिकल मूवमेंट, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, तो जो ये स्टैच्यू जो है एडवर्ड कॉलस्टोन स्टैच्यू, एडवर्ड कॉलस्टोन, तो इसमें आप देखोगे भी इस स्टैच्यू को कैसे वो पानी में गिरा रहे, क्योंकि ये हिस्टोरिकल जो ये थे, एडवर्ड कॉलस्टोन क्या थे, जो स्लेव में ट्रेड करते थे, तो एडवर्ड कॉलस्टोन का स्टैच्यू पानी में गिरा रहे। तो मतलब जो सोसाइटी में पास्ट है, पास्ट के सिंबल्स हैं, वो आज के प्रेजेंट सोसाइटी को भी कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह आपको चीजों को, करंट अफेयर को साथ में लिंक करना है। तो amid these protests, some of the participants have demanded the removal of statues or monuments that can be perceived as symbols of racism, including Confederate monuments. So protesters brought down the statue of Jefferson Davis in the Richmond, Virginia. Davis was the president of Confederate States, America during the Civil War. तो हमें पता है कि अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था, तो दो स्टेट्स थी, एक स्लेव के लिए जो कर रही थी, तो वो थी कॉन्फेडरेट स्टेट्स। तो जो पास्ट का है आज प्रेजेंट को कैसे इंपैक्ट कर रहा है। ऐसी जो एडवर्ड कॉलस्टोन थे, तो उसका बताया गया कि उन्होंने कैसे जो ये रॉयल अफ्रीकन जो वो थी कंपनी थी, तो वहां पे 84,000 उन्होंने स्लेव्स लेकर आए थे और 20,000 स्लेव्स की डेथ हो गई। तो मतलब पास्ट के सिंबल्स प्रेजेंट पे है। तो हिस्ट्री नेवर फॉरगेट्स। तो इससे क्या पता चलता है, हिस्ट्री कभी माफ नहीं करती। जो आज के टाइम पे इन कॉन्टेम्परेरी टाइम्स जो सो कॉल्ड दलित लीडर्स हैं, जो बोलते तो ऐसे हैं भी हम दलित के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब एक बार उनको पावर मिल जाती है तो वो दलित को भूल के खुद एक किंगली लाइफ जीने लग जाते हैं। तो हिस्ट्री कभी उनको माफ नहीं करेगी। हिस्ट्री नेवर फॉरगेट। हिस्ट्री की यही तो बात है, भी हिस्ट्री कभी माफ नहीं करती। अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, अगर आपने बुरा काम किया है तो आपको क्रिटिसाइज भी करेगी। पर साथ साथ हिस्ट्री इज आल्सो ग्रेट टीचर। हिस्ट्री सिखाती भी है। अगर हिस्ट्री आप पढ़ोगे, तो मैं साथ में ये चीजें क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपकी एनालिटिकल स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो, आप चीजों को समझे। क्योंकि हिस्ट्री भी आपका GS2 का, GS1 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कई बार पूछते हैं अभी हिस्ट्री क्यों पढ़े हम, तो हिस्ट्री इज आल्सो ए ग्रेट टीचर। हिस्ट्री आपको सिखाती है, क्योंकि हिस्टोरिकल जो प्रॉब्लम्स है, जो आज कॉन्टेम्पररी टाइम्स में प्रॉब्लम है, तो वो हिस्ट्री में भी प्रॉब्लम्स होंगी। तो उस टाइम लीडर्स ने कैसे सॉल्व किया था, तो आज के टाइम पे वो हम इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शोका 3 रिलीजन थे, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो आपस में ये क्या करते रहते थे, क्लैश करते रहते, लड़ते रहते। लेकिन किंग अशोका ने क्या लेकर आए, धम्मा पॉलिसी, द पॉलिसी ऑफ धम्मा सर्वधर्मा समभावना, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। और आज कॉन्टेम्पररी टाइम्स में हिंदू लड़ रहे हैं, मुस्लिम लड़ रहे हैं,
क्रिश्चियन लड़ रहे हैं। तो आज के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी चाहिए कि एक दम्मा पॉलिसी लेकर आए, जैसे किंग अशोक ने लेकर आए थे, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो मॉब लिंचिंग्स हो रही हैं, जो कम्युनल जहां पे वो हो रहे हैं, ये कम्युनल फीलिंग सोसाइटी में सर्ज हो रही है, तो वो उसको अंडरमाइन किया जाए। तो हिस्ट्री इज आल्सो ग्रेट टीचर। और जो हिस्ट्री से नहीं सीखते वो ऑब्वियसली क्या होते हैं, उनका एंड होता है। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट था, उन्होंने रशिया को इन्वेड किया, और रशिया से क्या होता है, रशिया को कभी विंटर में इन्वेड नहीं करते। लेकिन अब एडोल्फ हिटलर ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी, उसने भी सही वही गलती की, और नेपोलियन बोनापार्ट भी हारा था और एडोल्फ हिटलर भी हारा था। तो हिस्ट्री इज आल्सो ग्रेट टीचर। तो इसलिए हम जो है सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री में बहुत ज्यादा लिंक है। A relationship between the two is so close and intimate, like scholars G. von Bülow have refused to acknowledge sociology as a science distinct from the history. तो ये कहते कि सोशियोलॉजी भी इतना ज्यादा रिलेशनशिप है, तो वो कहते सोशियोलॉजी कोई अलग नहीं है हिस्ट्री से, सेम ही है। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी, इट इज स्टडी ऑफ सिस्टम ऑफ सोशल एक्शन एंड देयर इंटररिलेशंस। Sociology is science of social groups and social institutions. History studies the important past events and incidents. It records man's past life of society in systematic and chronological order. तो chronology में history को study करते हैं. It also tries to find out causes of the past event. It also studies past political, social and economic events of the world. So, however, both the sciences are closely interrelated, interdependent on each other, that both study the same human society. दोनों मतलब भले ही वो अलग अलग है, उनकी जो वे ऑफ स्टडी है वो अलग अलग है, कोई कुछ स्टडी कर रहा है, कोई कुछ स्टडी कर रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ इतना इंटररिलेटेड है कि दोनों सेम ह्यूमन सोसाइटी को स्टडी कर रहे हैं। द म्यूचुअल डिपेंड्स ऑन लेड G.H. Howard टू रिमार्क दैट। G.H. Howard तो ये लाइन लिख रही है, हिस्ट्री इज पास्ट सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी इज प्रेजेंट हिस्ट्री। तो हिस्ट्री इज पास्ट सोशियोलॉजी, क्योंकि हिस्ट्री क्या स्टडी करती है, पास्ट में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या थी, लॉ कैसा था, फैमिली कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, ये हिस्ट्री स्टडी करती है। लेकिन प्रेजेंट में सेम चीज क्या करती है, सोशियोलॉजी स्टडी करती है। प्रेजेंट में भी पॉलिटिकल लाइफ कैसी है, लॉ कैसा है, जहां पे सोसाइटी की स्ट्रक्चर कैसी है, इकोनॉमी कैसी है। तो हिस्ट्री इज पास्ट सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी इज प्रेजेंट हिस्ट्री। both takes help from each other at the same time, one depend on each other for its own comprehension. तो दूसरे एक दूसरे से कैसे हेल्प लेते हैं और दोनों एक दूसरे पे कैसे डिपेंड है, वो हम आगे स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले ये रेडक्लिफ ब्राउन थे। अब ये नाम एक ड्रॉप करना है। रेडक्लिफ ब्राउन ने क्या कहा, सोशियोलॉजी क्या है, नॉमोथेटिक है, हिस्ट्री क्या है, इडियोग्राफिक है। तो नॉमोथेटिक अप्रोच क्या करती है, ट्राइंग टू मेक जनरलाइजेशन अबाउट द वर्ल्ड एंड अंडरस्टैंड लार्ज स्केल सोशल पैटर्न। तो नॉमोथेटिक में क्या है, जनरलाइज रूल बनाते हैं। जैसे मैंने बताया कोई भी रेवोल्यूशन कैसे होती है, उसके कुछ सोशल कॉजेज होंगे, कुछ पॉलिटिकल कॉजेज होंगे, कुछ इकोनॉमिक कॉजेज होंगे। बाद में वो क्या करते हैं, इंटेलेक्चुअल आते हैं और रेवोल्यूशन होती है। लेकिन जो इडियोग्राफिक होती है वो उसको डिटेल में स्टडी करेगी। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, कब वो फोर्ट क्लैश किया था, किंग ने क्या बोला था, क्वीन ने क्या बोला था, वो सोशियोलॉजी इडियोग्राफिक मेथड, मतलब नैरो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। लेकिन सोशियोलॉजी के लार्ज स्केल थ्योरीज बनाती है। वो थ्योरी हम अमेरिकन रेवोल्यूशन में भी लगा सकते हैं, वो थ्योरी हम फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी लगा सकते हैं, वो थ्योरी हम रशियन रेवोल्यूशन में भी लगा सकते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स ने हिस्टोरिकल मोड ऑफ वो दिया, ये मोड ऑफ प्रोडक्शन की थ्योरी दी, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की थ्योरी दी। तो आप कहीं भी लगा सकते हो। जैसे ड्रुखिम ने सुसाइड की स्टडी दी, तो पूरी सोसाइटी में कहीं भी लगा दो। तो सोशियोलॉजिस्ट कैन कंबाइन बोथ इडियोग्राफिक एंड नॉमोथेटिक अप्रोचेस टू डेवलप ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। तो ये रेडक्लिफ ब्राउन का आपने नाम मेंशन करना है, ये दो कीवर्ड मेंशन करने हैं, नॉमोथेटिक एंड इडियोग्राफिक। कई बार आपसे पूछ भी लेते हैं नॉमोथेटिक अप्रोच क्या है, इडियोग्राफिक अप्रोच क्या है, तो ये आपने बताना है। इस पे क्वेश्चन भी आए थे, नॉमोथेटिक अप्रोच और इडियोग्राफिक अप्रोच में क्या डिफरेंस है।
History helps and enriches sociology. History is a storehouse of knowledge from the sociology gained a lot. History provides material sociologists use. तो हिस्ट्री हमने देखा भी बहुत सारा मटेरियल देती है जिसको सोशियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं. सपोज करो एज ए सोशियोलॉजिस्ट मैंने कुछ सब्जेक्ट स्टडी करना है, मैंने कुछ विलेज को स्टडी करना है. हमें पता है जो विलेज स्टडी थी उसके थ्रू इंडियन सोशियोलॉजी में काफी रिसर्च हुई. तो विलेज स्टडी किसने दी थी? एम एन श्रीनिवास ने. अब मैंने स्टडी करना है, विलेज को स्टडी करना है. सपोज करो अगर मुझे कुछ मुझे वहां की प्रेजेंट को समझना है तो मुझे उसका पास्ट देखना पड़ेगा. तो सम टाइम क्या होता है, जो सोशियोलॉजिस्ट होता है रिसर्च करने के लिए खुद भी हिस्टोरियन बन जाता है. तो आप समझ रहे हो, रिसर्च तो वो सोशियोलॉजिकल रिसर्च है, लेकिन अब वो हिस्ट्री में जा रहा है. वो जाएगा, बुजुर्गों के पास बैठेगा, जो ओल्ड एज पर्सन होंगे भी, बाबा जहाँ पे क्या होता था पहले, कैसे होता था, अब क्या चेंज हुआ. कोई पुरानी उनकी बुक्स देखेगा भी, ये गांव कैसा था और क्या क्या प्रॉब्लम्स थी इस गांव में. तो ये सब कौन स्टडी करता है? मतलब ऐसे सोशियोलॉजिस्ट भी हिस्टोरियन बन जाता है. हिस्ट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ पास्ट सोशल मैटर्स, social customs, information about the different stages of life. Sociology use this information. Books written by sociology historian like A. Tonby are of great use for sociologists. To know the impact of particular past event, sociology depend on the history. जैसे मैंने बताया, हम जब देखते हैं एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी तो हमने इवेंट स्टडी किए थे, रेनेसांस, जो पास्ट के इवेंट थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन. तो उन्होंने कैसे जो हिस्टोरिकल इवेंट्स थे, इन्होंने एक सोशियोलॉजी को डिपेंड किया, उस पर इन्फ्लुएंस डाला. तो जो पास्ट की हिस्ट्री है, हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए इंडियन सोसाइटी में एक अप्रोच भी आई थी, इंडोलॉजी अप्रोच. वो इंडोलॉजी अप्रोच क्या है हम आगे देखते हैं. ऑगस्ट कॉम्ट फाउंडर ऑफ है, तो उन्होंने भी हिस्ट्री कैसे यूज की, जब उन्होंने बताया भी ह्यूमन जो सोसाइटी है 3 स्टेजेस में गई थी, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड साइंटिफिक और पॉजिटिविस्ट. तो इन्होंने भी हिस्ट्री को स्टडी किया भी, मतलब हिस्ट्री की हेल्प ली और सोशियोलॉजी की स्टडी की. तो हमने रिलेशन दिखाना है, हमने डिफरेंट थिंकर्स के नाम डालेंगे इसमें. उसके बाद कार्ल मार्क्स ने हिस्ट्री की स्टडी की, परमिटिव कम्युनिज्म की बात की. परमिटिव कम्युनिज्म में क्या था, उन्होंने बताया भी जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो 5 फेजेस में, जो पूरी ह्यूमन हिस्ट्री है उसको आप 5 फेजेस में डिवाइड कर सकते हो. तो सोशियोलॉजी जो कार्ल मार्क्स है, मैंने बताया था भी कार्ल मार्क्स जो एक ब्रिज है बिटवीन द सोशियोलॉजी एंड डिफरेंट सोशल साइंसेस. जब वो ऐसे 5 ह्यूमन जो स्टेजेस हैं ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री की बात करता है, देन ही इज लिंकिंग सोशियोलॉजी विद द हिस्ट्री. बट whenever he talks about the revolution, he is linking sociology with the political science. और जब इकोनॉमिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करता है तब वो किस स्टडी बुक लिंक कर रहा है, वो सोशियोलॉजी को इकोनॉमी से लिंक कर रहा है. और जब वो एलिनेशन की बात करता है, मास सफरिंग की बात करता है, तो वो सोशियोलॉजी को फिलॉसफी से लिंक करता है. तो कार्ल मार्क्स इज द ब्रिज बिटवीन द सोशियोलॉजी एंड डिफरेंट सोशल साइंसेस. तो कार्ल मार्क्स ने बताया परमिटिव कम्युनिज्म होता है जहां पे कोई वो नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कंसेप्ट नहीं है. नो कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी मींस ऐसा नहीं होगा भी जहां पे जो भी जंगल में, क्योंकि जहां पे हंटिंग गैदरिंग होती है भी वो बोलेगा भी मेरा पेड़ है जहां से आपने कुछ फल नहीं तोड़ना. नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, सबका सब कुछ है, परमिटिव कम्युनिज्म. फिर क्या आया, एंशिएंट सोसाइटी, जहां पे स्लेव, बॉन्डेड लेबरर, जो स्लेव है मतलब स्लेव एंड ऑनर्स की बात होती है. और उसके बाद फ्यूडलिज्म. तो उन्होंने बताया भी हिस्ट्री कैसे 5 स्टेजेस में निकल रही है. पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म है, फिर एंशिएंट सोसाइटी है, फिर फ्यूडलिज्म है जहां पे लॉर्ड्स एंड सर्व, फिर जहां पे कैपिटलिज्म है, फिर सोशलिज्म है. जैसे 5 स्टेजेस में हिस्ट्री वो निकल रही है. लेकिन इसका क्रिटिसिज्म क्या है, जब रशिया में रेवोल्यूशन हुई थी तो रशिया फ्यूडलिस्ट कंट्री था, तो डायरेक्ट वो किसमें हो गया, सोशलिस्ट कंट्री बन गया.
आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन। आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन देखिए कार्ल मार्क्स को कैसे कॉन्ट्रोडिक्ट कर दिया। अब हमारा इंडिया की देख लो, जैसे आप ये इंडिया में देखो तो जहां पे इंडिया कंट्री क्या है, अगर आप प्रियम्बल देखोगे तो सोशलिस्ट कंट्री है, लेकिन इंडिया के अगर गुजरात स्टेट में देखोगे तो क्या डेवलपमेंट है, कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट है, कैपिटलिज्म है। अगर अंडमान निकोबार में देखोगे तो अभी भी ट्राइब्स है जो परमिटिव कम्युनिज्म में रह रही हैं। और वेस्ट बंगाल में अगर आप देखोगे वहां पे काफी बार ऐसा हुआ है, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग इतनी ज्यादा है जहां पे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग बॉन्डर लेबर के कारण एक तरह की हम जहां पे एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन बोल सकते हैं। ऐसा सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं, मैं नहीं बोलता भी ऐसे कुछ कंट्रोवर्सी हो। ये सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं भी जहां पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो है बॉन्डेड लेबर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और अगर आप उत्तर प्रदेश बिहार में देखोगे तो जहां पे क्या है, फ्यूडलिज्म है, अभी भी फ्यूडलिज्म। तो कार्ल मार्क्स कह रहा था भी ह्यूमन जो हिस्ट्री है वो 5 फेजेस में निकल दी है, लेकिन आप इंडिया में देखोगे सारे मोड ऑफ प्रोडक्शन जहां पे प्रेजेंट है। कैपिटलिज्म गुजरात में है, फ्यूडलिज्म भी है, परमिटिव कम्युनिज्म भी है, एंशिएंट सोसाइटी में जब जहां पे बॉन्डेड लेबर की बात हो रही है, और जहां पे पूरा इंडिया क्या है, सोशलिस्ट है। तो इस तरह कार्ल मार्क्स का एक क्रिटिसिज्म भी आता है। लेकिन कार्ल मार्क्स एक मतलब वही है ना, अब सोशियोलॉजी जो एक डिसिप्लिन वो इनरिच कैसे हो रहा है, विद थ्योरी बन रही है, उसको क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो एंड में तो सोशियोलॉजी ही वो बड़ा बन रहा है ना डिसिप्लिन। इमाइल डुर्कheim ने जब ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी एंड मैकेनिकल सॉलिडारिटी की बात करते हैं, मैकेनिकल सॉलिडारिटी जहां पे मतलब जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज में होती है एंड ये है मॉडर्न सोसाइटी में। मैंने बताया था भाई ये ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी और मैकेनिकल सॉलिडारिटी से वो इंस्पायर कब हुए थे, जब फर्डिनेंड टोनीस सॉरी जब जेमन शाफ्ट और जेसल साफ्ट की बात की। जेमन साफ्ट में ट्रेडिशनल सोसाइटी, जेसल साफ्ट में जो मॉडर्न सोसाइटी। तो इमाइल डुर्कheim भी क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री को सोशियोलॉजी से लिंक कर रहे हैं। जब वो एज ए हिस्टोरियन बनती, क्योंकि सोशियोलॉजी का जब वो डिसिप्लिन जब डेवलप हुआ था तब उनके दिमाग में क्या था भी हमने क्या स्टडी करना है, हमने जो सोशल चेंजेस है वो स्टडी करने हैं। तो आपको मैंने बताया था, वो डायग्राम में दिखाया था भी काफी सारे जो सोशल चेंजेस थे उनको स्टडी करना था प्रेजेंट में। लेकिन अब क्या है, ये हिस्टोरिकल जो सोसाइटी है उनको स्टडी कर रहे हैं। तो जब ये हिस्टोरिकल सोसाइटी को स्टडी कर रहे हैं तो एक लिंक बना रहे हैं हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी में। मैक्स वेबर जब प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म की बात कर रहा है तो वो बता रहा है भी कैसे हिस्टोरिकल फिनोमिना जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन था वो कैसे लेकर गया राइज ऑफ कैपिटलिज्म। तो जब ये हिस्टोरिकल फिनोमिना की बात कर रहे हैं तो मैक्स वेबर ने भी हिस्ट्री को सोशियोलॉजी से लिंक कर दिया। तो अब देखिए भी हम हिस्ट्री से कैसे इनपुट्स ले रहे हैं टू डेवलप न्यू सोशियोलॉजिकल थ्योरीज। अब प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म क्या है, सोशियोलॉजिकल थ्योरी है, लेकिन हेल्प किसकी ली गई, हिस्ट्री की। Similarly, sociology also provides helps to history and enriches it. A historian greatly benefited from the research conducted by sociologists. Now, historians now study caste, class, family by using sociological data. Sociology provides the background for the study of history. अब देखिए सोशियोलॉजी से इंस्पायर होकर हिस्ट्री क्या स्टडी करने लगी, हिस्ट्री कैसे स्टडी करने लगी, फ्रॉम द सबल्टर्न पर्सपेक्टिव। तो सबल्टर्न पर्सपेक्टिव क्या है, अगर आपने देखोगे ओल्ड एनसीईआरटी एंड न्यू एनसीईआरटी में क्या डिफरेंस है। तो एक डिफरेंस जो मेजर डिफरेंस है, ओल्ड एनसीईआरटी में क्या था, किंग के बारे में बताया गया था, किंग ने ये किया, किंग ने वो किया, किंग ने ये वाली लड़ाई लड़ी, तो किंग के बारे में बात करते हैं। लेकिन न्यू एनसीईआरटी अब लोगों के बारे में बात करती है, उनकी वहां की पीजेंट लाइफ कैसी थी, वहां के जो आम लोग थे उनकी लाइफ कैसी थी, कॉमन पीपल्स लाइफ। तो सबल्टर्न पर्सपेक्टिव मतलब जो वीक सेक्शन है वहां पे लोअर कास्ट की क्या कंडीशन थी, ट्राइब्स की क्या कंडीशन थी, जो वीक वुमेन की कंडीशन क्या थी। अब न्यू एनसीईआरटी में डिफरेंट चैप्टर्स हैं, सिर्फ किंग को ग्लोरीफाई नहीं करते। तो ये सबल्टन पर्सपेक्टिव एक इंस्पायर कैसे हुआ, फ्रॉम द हिस्ट्री।
ऐसे ही अब हिस्ट्री क्या करता है, एक और देखिए जहाँ पे हिस्ट्री मार्क्सियन पर्सपेक्टिव से भी स्टडी करने लगा। अब जैसे वर्ल्ड वार्स को कई बार कई जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने क्या कहा, जो वर्ल्ड वार का रीजन है कैपिटलिज्म था। लेकिन अगर आप जर्मनी की स्टेटमेंट सुनोगे तो उन्होंने कहा था भी हमें वॉर नहीं चाहिए, क्योंकि हम अभी इंडस्ट्रियल, वो इंडस्ट्री उन पे वहां पे प्रोग्रेस कर रही थी। लेकिन जहां पे मार्क्सियन ने कैपिटलिस्ट को ब्लेम करने के लिए सारे वर्ल्ड वॉर का रीजन क्या बता दिया, कैपिटलिज्म बता दिया। तो जी देखिए हिस्ट्री में कैसे मार्क्सियन पर्सपेक्टिव आ रहा है। तो मार्क्सियन पर्सपेक्टिव किसका है, सोशियोलॉजी का है। तब सोशियोलॉजी से भी इनपुट्स कौन ले रहा है, हिस्ट्री ले रही है। ऐसा नहीं है मार्क्सियन पर्सपेक्टिव सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री में है, मार्क्सियन पर्सपेक्टिव इंडियन हिस्ट्री में भी है। जब इंडियन नेशनलिज्म को स्टडी कर रहे हैं तो सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जब उन्होंने नेशनल मूवमेंट को मार्क्सियन पर्सपेक्टिव से स्टडी किया, ए आर देसाई ने, तो ए आर देसाई, ये हमारा जीएस 2 का और ये पेपर 2 का भी टॉपिक है। तो ऐसे, और जहां पे देखिए हिस्ट्री स्टडी कॉन्क्रीट डिटेल्स वेयर द सोशियोलॉजी इज मोर लाइकली टू abstract फ्रॉम द कॉन्क्रीट रियलिटी। Contemporary history is no more about the laying facts but also interpreting them in a interdisciplinary manner। अब सिर्फ डेट डूट्स पे नहीं है भी जे वाला इवेंट यहाँ पे हुआ, जे इवेंट यहाँ पे हुआ। हिस्ट्री अब इस पे ध्यान नहीं देती, अब उनको इंटरप्रेट भी करती है। आगे हिस्ट्री क्या थी, ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी। सोशियोलॉजी क्या थी, सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी। अब हिस्ट्री भी क्या बन रही है, सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी। तो वो क्यों बन रही है, क्योंकि वो सोशियोलॉजी से इनपुट्स ले रही है। हिस्ट्री हैज बीन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मैनी रिसर्चर्स। मालिनोव्स्की रीच्ड Trobriand Island to study primitive society, which are the perfect evidence of a history existing in the present times. To Weber, social history is an important factor and social change, and that Marx all superstructures are found on the economic history of man. तो बेनिफिट फ्रॉम हिस्ट्री, अब देखिए जैसे रामचंद्र गुहा की जो सबल्टन हिस्ट्री है वो वेरी डिफरेंट है बिपिन चंद्रा की नेहरूवियन पर्सपेक्टिव। तो हेंस एट टाइम सोशल रिसर्चर नीड टू बी बिकम ए हिस्टोरियन। तो ये एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हो। Contemporary journals like Economic and Political Weekly, Journal on Prison Studies, Economic and Historian Review, journals on women studies, disciplines like Indology speak volumes about interlinkage between history and sociology। तो जो political, economic and political weekly है, तो मैं एक शायद इन फ्यूचर कोर्स लूं, सिंप्लीफाइंग सोशियोलॉजी थ्रू करंट अफेयर्स। ये नेक्स्ट मंथ हम कोर्स शुरू करेंगे, तो जिसमें मैं सोशियोलॉजी कंसेप्ट्स को सिंप्लीफाई करूंगा थ्रू करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इकोनॉमिकल जो पॉलिटिकल वीकली के वो हैं आर्टिकल्स है, तो उनको भी हम स्टडी करेंगे। Theoretical boundaries between them that both disciplines have overlaps and both contribute to each other's development। अब इंडियन सोशियोलॉजी, अब मैंने वही बताया भी जब आप पेपर 1 में क्वेश्चन लिख रहे हो, जैसे पेपर 2 में क्वेश्चन लिख रहे हो तो पेपर 1 के कंसेप्ट यूज करो, लेकिन जब पेपर 1 का आंसर लिख रहे हो तो उसमें पेपर 2 के बारे में थोड़ा सा बताओ। तो अब मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी में, तो आप बताओ भी अब जो इंडोलॉजी अप्रोच है जिसके थ्रू हम इंडियन सोसाइटी स्टडी करते हैं, वो भी क्या कर रही है, हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी में लिंक बना रही है। तो इंडोलॉजी लिटरली मीन्स द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी। द इंडोलॉजिकल approach rested on the assumption that historically Indian society and culture are unique, and this contextuality, specificity of Indian social reality could be grasped better through text। तो जो जब इंडियन सोशियोलॉजी डेवलप हो रही थी, तो जो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट थे वो कहते हैं जो वेस्टर्न थ्योरी है वो हम इंडिया की सोसाइटी में नहीं लगा सकते। इंडिया की सोसाइटी यूनिक है, तो हम कैसे इंडिया को स्टडी करेंगे, जो उनके टेक्स्ट हैं, जो ऋग्वेदास हैं, जो मनुस्मृतिज हैं, जो मनुस्मृति है, स्मृतिज हैं, धर्मशास्त्राज हैं, उनके थ्रू हम स्टडी करेंगे। It may also be viewed that Indological approach refer to historical and comparative method based on Indian text in the study of Indian society। Therefore, Indologists use ancient history, epics, religious manuscripts, and texts, etc. in the study of Indian social institutions। It is seen as distinctive perspective because its followers believe that India cannot be studied through the European concept। They are look at scriptural text to study India। तो आप देखिए ये इंडोलॉजी क्या है, डिटेल में हम जब पेपर 2 का सिलेबस करेंगे इंडियन सोसाइटी तब स्टडी करेंगे उसको।
As social institutions of Indian society are rooted in the literary and learned tradition, many sociologists have used textual sources for explaining ideological and usual basis of our institutions. Indologist make sense of India through the lens of Indian culture. तो इसके टू मेन इंडोलॉजिस्ट क्या थे? जीएस गुरे एंड लुई डोमो. तो जीएस गुरे कौन है? फाउंडर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी. तो आप बता सकते हो in the conclusion it can also be said that founder of Indian sociology G.S. Gure taken so many inputs from the history by following the Indological approach that led to the emergence of Indian sociology. तो मीन्स कुछ इसमें लिखते जाओ बट सोशियोलॉजिकल टर्म्स हो आपके आंसर में. इंडोलॉजी लिख रहे हो, जीएस गुरे लिख रहे हो, मार्क्स के बारे में लिख रहे हो. तो मतलब जैसे मैंने वो बताया जीई जो हार्वर्ड ने दी थी भी हिस्ट्री जो पास्ट सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी प्रेजेंट हिस्ट्री. तो मतलब ऐसी चीजें लिखोगे तो आपको नंबर आते जाएंगे. बाकी इसका मैंने आपको बताया भी और भी अगर डिटेल में स्टडी करना है तो मतलब एक आपको मैंने आपको इनपुट्स दे दी. अब इसको आप मर्ज कर दो. जो नितिन सांगवान में बुक है उसमें जो टॉपिक है सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री उसमें जो आइडियाज को आपको कॉम्प्लीमेंट कर दो. तो एक चीज मैंने और बताई थी भी अगर आपको एक्चुअल में नंबर लेने सोशियोलॉजी में तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत करो. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको बहुत करनी है. तो सोशियोलॉजी विदाउट हिस्ट्री इज रूटलेस एंड हिस्ट्री विदाउट सोशियोलॉजी इज फ्रूटलेस. तो इस पे एलैबोरेट करिए, इस पे आंसर लिखिए. अगर आपने आंसर लिखना है, अगर रिव्यू भी लेना है, फीडबैक लेना है तो आंसर आप स्कैन करके कैम स्कैनर ऐप से edugurukul93@gmail.com पे मुझे अपना आंसर है वो लिख के दे भी सकता कि मैं आपको इनपुट दे दूंगा. edugurukul93@gmail.com. तो इस तरह आपको स्टडी करना है और आप आज आपका एक टॉपिक खत्म होता है. थैंक यू क्लास. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू क्लास.